हेलो बच्चों, दिस इज योर ज्वालामुखी मैम। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ हमारे इंडिया साइज एंड लोकेशन का वन शॉर्ट लेक्चर, जहाँ पर बच्चों हम लोग इस पूरे चैप्टर को इस एक क्लास में कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड। एक एक डाउट, एक एक दिक्कत जो कि आपको इस चैप्टर में आ रही है, उस हर दिक्कत का निवारण इस एक पर्टिकुलर सेशन में हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैम हमें ये जो नोट्स हैं ये कैसे मिलेंगे। तो बच्चों, हमारी PW ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर आप जा सकते हैं और इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारी PW ऐप है उस पे जो है लाखों बच्चे हर साल पढ़ते हैं, अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, अपने स्कूल्स में टॉप करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करते हैं। तो यार देरी किस बात की है, आप लोग भी जाइए PW ऐप को एक्सप्लोर कीजिए एंड अपने आप को भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के आगे चलते हैं और अपने इस सेशन को कर देते हैं शुरू और कंटिन्यू। फटाफट से आगे आते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यार टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ये चैप्टर ही हमें कंप्लीट करना है और कौन सी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, मेजर थीम्स क्या होंगी। सबसे पहले बच्चों शुरुआत करते हैं। क्या मैम शुरू करो अंताक्षरी, है ना? अंताक्षरी नहीं शुरू कर रहे हैं, चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर को शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंडिया के लोकेशन के बारे में कि कहां पर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो कीमती भारत देश है, डायमंड शेप्ड नेशन है, ये कहां पे स्थित है, कहां पे लोकेटेड है। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे इंडिया के साइज के बारे में कि कितना बड़ा हमारा ये देश है, कितना एरिया ये जो है वर्ल्ड का ऑक्यूपाई करता है, ये सारी चीजें देखेंगे। थर्डली हम देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि बच्चों वर्ल्ड में इंडिया की जो पोजीशन है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एंड लास्टली इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी देशों की भी बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को और सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहां पर बात करने के लिए इंडिया के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों। यहां पर ये बात करी गई है कि हमारा जो देश है इट इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। इसका ये मतलब है कि भारत में जो सभ्यता है बहुत पुराने टाइम से मौजूद है और उसी के साथ यहाँ पे लिखा है कि हम लोगों ने मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ भी करके दिखाई है। दैट मीन्स कि अलग अलग पहलू में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वी हैव ग्रोन अ लॉट एंड इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद यहां पर यह भी बात हो रही है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन, जो योगदान है वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में, वो भी काफी ज्यादा रहा है। तो यस, वी हैव बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। हम नहीं होते तो पता नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री कैसी होती। ठीक है, तो ये सारी बातें करी गई हैं। लेकिन अब बात आती है हमारे लोकेशन के बारे में। लोकेशन रिवील नहीं करनी है लेकिन यहां पर रिवील कर ही देते हैं यार। देखो हमारी जो लोकेशन है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फेयर। बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आया है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि बात क्या हो रही है। तो देखो जैसे ये हमारा पूरा अर्थ है ना, अर्थ है। इसको हम इधर जो 0 डिग्री है, हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर का 0 डिग्री के ऊपर का जो एरिया है वो क्या है, नॉर्थ। ये नीचे वाला एरिया है साउथ। तो इसको ना बेसिकली बिकॉज द अर्थ इज अ स्फेयर, इट्स लाइक अ 3D सर्कल। 3D सर्कल क्या होता है, स्फेयर। स्फेयर की तरह है, फुटबॉल जैसी होती है, बॉल जैसी होती है, उस तरीके की अर्थ की शेप है। अब बच्चों अगर हम उसको बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ, उसका हेमिस्फेयर। स्फेयर को आधा कर दिया आपने तो ऊपर वाला हिस्सा हेमिस्फेयर रह गया, नीचे वाला हिस्सा भी हेमिस्फेयर हो गया। तो हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला हिस्सा क्योंकि साउथ में है तो इट इज द सदर्न हेमिस्फेयर। लेकिन जो हमारा भारत देश है वो बिल्कुल हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस जगह पे इस तरीके से लाई करता है। बच्चों उसी के साथ देखो अगर हम इधर भी देखेंगे ऐसे, तो हमारा ना यहाँ पर जो 0 डिग्री आता है, प्राइम मेरिडियन जो आता है, उसके भी ईस्ट साइड में हम लोग लाई करते हैं। तो बेसिकली वी आर अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑल्सो एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फेयर ऑल्सो। तो अगर आप हमारी बॉल को बीच में से ऐसे हॉरिजॉन्टली काटोगे तो हम लोग नॉर्थ में आते हैं, अगर उसको वर्टिकली काटोगे तो हम लोग ईस्ट में आते हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट में आते हैं हम लोग। ठीक है, अब नॉर्थ और ईस्ट में आते हैं, हमें हेमिस्फेयर समझ में आ गया। अब जरा सा आगे आते हैं बच्चों, ये देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ पे ये देखो, ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, इस तरीके से वर्ल्ड जो है हमारा 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। वी बिलोंग टू दिस पार्ट और यहाँ पर दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑल्सो एंड दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑल्सो। राइट, ये वाला जो हिस्सा है जहां पर हमारा भारत देश लोकेटेड है, ये नॉर्दर्न हिस्सा भी है और ये ईस्टर्न हिस्सा भी है कि नहीं है? बिल्कुल है मैम। चलिए अब जरा बच्चों यहां पर थोड़ी सी आगे बात करते हैं और यहां पे देखिए क्या लिखा है। हमारा जो मेन लैंड है यानी कि जो भारत देश है वो किस किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में एक्सटेंड करता है उसकी यहां पर बात करने वाले हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं मैम, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? तो बच्चों दीज आर सम इमेजिनरी लाइंस जिससे कि हम लोकेशन
पता लगाते हैं, जो हमने इमेजिनरी लाइंस थ्रू आउट द अर्थ बना रखी हैं। तो ये हमारा पूरा अर्थ है और इसमें बहुत सारी ऐसे इमेजिनरी लाइंस, कुछ लेटी हुई लाइंस है, ऐसे लेटी हुई लाइंस है। लेटी हुई लाइंस को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड। और ये जितनी सारी ऐसी ऐसी हमारी वर्टिकल लाइंस है, जो ऐसे लॉन्ग लॉन्ग लाइंस है, उनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो यार, ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमने इमेजिनरी है, असली में किसी ने ऐसे जो है रेखाएं नहीं खींची हैं अर्थ के ऊपर। दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस, ताकि बच्चों अगर जैसे इस पर्टिकुलर, जैसे सपोज ये लाइन है ना, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, सपोज हमें इधर की लोकेशन बतानी है, तो हमें पता रहे कि यहाँ कौन सा लॉन्गिट्यूड कौन सा लैटिट्यूड जाता है, ताकि उस जगह की लोकेशन हम आइडेंटिफाई कर सके। इसी पर्पस की वजह से हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को बनाया है। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया कौन से लैटिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है? आई विल टेल यू गाइस। देखो, अभी बताया मैम कि ये रहा अर्थ, और अर्थ में हमारा ये रहा इंडिया, है ना, ये रहा इंडिया। अब यार इंडिया जो है, लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड है लेटी हुई लाइन। तो ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर आप जाते हो तो ये जो हमारा ये साउथ वाला पोर्शन है, एक्सट्रीम साउथ वाला पोर्शन है, दिस लैटिट्यूड इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। क्या है ये? यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पे लैटिट्यूड है, और सबसे हमारा ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस लैटिट्यूड इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। सवाल उठता है कि मैम ये दोनों नॉर्थ क्यों लिखा है इसके आगे? नॉर्थ ही क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों हमारे अभी अभी हमने बताया था कि इंडिया कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फेयर में मौजूद है। कंप्लीटली हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर के हिस्से हैं, दैट इज व्हाई हमारे जो दोनों लैटिट्यूड्स हैं उनके आगे हमने नॉर्थ लिखा है। अब पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं नॉर्थ के साथ, इसलिए लिखा है। दूसरी चीज आती है कि यहां पर ये लॉन्गिट्यूड है, इसके हम बिल्कुल ईस्टर्न साइड है, इस वजह से हमारे दोनों लॉन्गिट्यूड्स के आगे ईस्ट भी लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 0 डिग्री से इधर आओगे, ये वाला हमारा लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो वेस्ट साइड वाला लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये क्या मैम, ये क्या बनाया है आपने? तो यहाँ पे ये सब लिख रखा है, आप खुद से यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, एंड दिस इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में बच्चों हमारा भारत देश एग्जिस्ट करता है और इनके बीच में लाई करता है। नाउ अगेन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक बहुत ही स्पेशल सा लैटिट्यूड है। ऐसे 2 लैटिट्यूड्स को बहुत स्पेशलिटी दी गई है, स्पेशल वो दी गई है। तो इक्वेटर के ऊपर 22 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऐसा ही सिमिलर 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ में जो लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो हमारे साउथ में लाई करता है, ये वाला नॉर्थ में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो स्पेशल सा लैटिट्यूड है, ये हमारे इंडिया के बीचों बीच से होके गुजरता है, बिल्कुल बीचों बीच से इंडिया को क्रॉस करके जाता है। ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जाता है। उसी के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे बे ऑफ बंगाल में मौजूद हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे अरेबियन सी में मौजूद हैं। तो बच्चों ये किसी और देश के नहीं है, अपने हैं, हमारे हैं। हम लोग देखते हैं कि इंडिया के ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल मौजूद है। क्या मौजूद है? बे ऑफ बंगाल मौजूद है। आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं तो मैं लिख भी देती हूँ। यहाँ पर है हमारा बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या है हमारे? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और यहां पर है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। ये रहे लक्षद्वीप आइलैंड्स, और ये हमारे अरेबियन सी में है, अरेबियन सी में है। ठीक है, तो यहां तक बच्चों आई होप कि सभी को बात समझ में आई होगी कि हमारा जो इंडिया है वो बेसिकली हमारा जो पूरा स्फीयर है अर्थ, इसके नदर्न और ईस्टर्न हिस्से में आता है। इसी वजह से जो लैटिट्यूड्स इंडिया के साउथ और नॉर्थ में आते हैं उन सभी के आगे नॉर्थ लिखा है, क्योंकि वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, और जो लॉन्गिट्यूड्स जा रहे हैं उनके आगे ईस्ट लिखा है, बिकॉज वी लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो। ठीक है, तो कौन से लैटिट्यूड्स कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई करता है ये हमें पता चला। उसी के साथ हमारे देश के बीचों बीच से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। इट्स अ वेरी स्पेशल लैटिट्यूड विच एक्चुअली डिवाइड्स इंडिया इनटू
2 इक्वल पार्ट्स, और उसी के साथ हमारे जो 2 आइलैंड ग्रुप्स है विच एक्चुअली आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, उनके बारे में हमें पता चला कि इंडिया की ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल के अंदर लाई करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और वेस्टर्न साइड अरेबियन सी के अंदर लाई करते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपने इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन दिखाई दे रही है। दिस ब्लैक कलर्ड लाइन एक्चुअली पासिंग थ्रू अ लॉट ऑफ इंडियन स्टेट्स, ऑलमोस्ट इट लुक्स एज इफ हमारे इंडिया को इसने आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया है। इतने बढ़िया तरीके से तो पिज्जा वाले पिज्जा को भी डिवाइड करके नहीं देते हैं, जितने बढ़िया तरीके से जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने हमारे इंडिया को डिवाइड करा है। तो यार आप देखो, एक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी स्टेट्स के थ्रू होकर गुजर रहा है। वाओ, अमेजिंग। अब जरा हल्का सा आगे चलते हैं। यहां पर बच्चों हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात हो रही है कि जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडियन यूनियन का, दैट वाज द इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट था, एक बारी सुनामी आती है 2004 में, और बच्चों ये इंदिरा पॉइंट पानी तले सबमर्ज हो गया। ठीक है, सबमर्ज हो जाता है। तो यहां पर आप लोग सोचेंगे कि मैम इंडिया का सदर्न पॉइंट क्या है? इंडिया का सदर्न पॉइंट ये है क्या कन्याकुमारी? तो नहीं बच्चों, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है यहां अंडमान निकोबार आइलैंड्स के इधर नीचे, क्योंकि सी ये उससे भी थोड़ा सा नीचे है। तो दिस वाज द इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लास्ट वाले आइलैंड के बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप है ये। तो ये जो है सुनामी के तहत सबमर्ज हो गया था। अब यार यहाँ पे वही वाली बात है, हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, दैट इज वाई जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इसको बताया गया है, ना कि इसको। अगर अंडमान निकोबार नहीं होता हमारा हिस्सा तो डेफिनेटली ये सदर्न मोस्ट पॉइंट होता, बट दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। ओके, नाउ ओके, अभी बच्चे लोग हम लोग लोकेशन की बात आ गए हैं इंडिया के साइज की बात करने के लिए। अगर हम लोग इंडिया को देखें तो यार बहुत बड़ा देश है, सबसे ज्यादा जनता जो जनसंख्या है वो हमारे भारत देश में रहती है। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी को रखने के लिए तो हमें जगह भी ज्यादा चाहिए। कितनी जगह इंडिया ऑक्यूपाई करता है अगर हम इस चीज की बात करें तो इट हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया इंडिया ऑक्यूपाई करता है बच्चों इन द वर्ल्ड, एंड हमारा जो टोटल एरिया है अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली यहां पर यह बात करी जा रही है बच्चों कि जैसे वर्ल्ड में जो 100% एरिया है, उस 100% का मात्र 2.4% एरिया इंडिया वालों के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या भी हमारे पास है। इतनी सारी जनसंख्या के लिए तो जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, वो वाली बात हो रही है। अब देखो, इंडिया को अगर हम बाकी दुनिया की कंट्री से कंपेयर करें कि इंडिया कहां पे अपने लैंडमास के साइज के हिसाब से आता है, तो वी आर एट 7th नंबर। यस बच्चों, वी आर एट 7th नंबर। तो हम लोग देखें सबसे ज्यादा जो एरिया ऑक्यूपाई करता हुआ देश है वो है रशिया, रशिया के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है यूएसए, फिर है चाइना, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया और फिर है इंडिया। तो एज यू कैन सी एरिया जो है स्क्वायर किलोमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ रशिया इतना ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके बैठा है। मैप भी खोल के देखोगे बच्चों आपको सबसे बड़ा जो है रशिया ही दिखाई देता है। यहाँ पे वही बात हो रही है, बिकॉज रशिया हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया दैट इट ऑक्यूपाइज। तो इसको ना एक शॉर्ट फॉर्म के थ्रू आप लर्न भी कर सकते हो, इट इज रुकुक बाय, जिससे कि हम ये पूरा लर्न कर सकते हैं। इट इज रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो वी आर 7th कंट्री इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। ऑलराइट, अब जरा सा आगे आते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं क्या बात हो रही है बच्चों, इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात हो रही है और हमारी कोस्ट लाइन की बात हो रही है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। लैंड बाउंड्री का मतलब है बच्चों हमारे इंडिया की वो जगह जो कि जमीन से जुड़ी है, हमारे इंडिया की वो बाउंड्री, वो बॉर्डर एरिया जो जमीन से जुड़ा है, यानी कि ये वाला पूरा एरिया। लेट्स टेक अ ब्लू कलर एंड दिस पर्टिकुलर एरिया। तो दिस पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम हियर, ये जो पूरा एरिया है, अगर आप इसके पूरे अलॉन्ग साइड चलते रहोगे 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 इधर, है ना मैम? ये क्या ड्राइंग कर रहे हो आप? वाओ, ट्रेस ही कर रही है मैम। ठीक है बच्चों, सो दिस पर्टिकुलर एरिया, एज यू कैन सी, दिस पर्टिकुलर एरिया इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत देश की लैंड बाउंड्री है, बिकॉज दिस बॉर्डर एरिया इसके ये लैंड से जुड़ा है। अब वहीं पर जो हमारी बाउंड्री बेसिकली कोस्ट से जुड़ी है, पानी से जुड़ी है, वो है कोस्ट लाइन। ये वाला पूरा एरिया क्या है? कोस्ट लाइन है।
ऑब्वियसली ये तो आएगा ही आएगा, उसी के साथ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड का भी और लक्षद्वीप का भी कोस्ट लाइन मिलाकर दैट इज अ टोटल ऑफ 7516.6 किलोमीटर्स। तो कोस्ट लाइन है इतनी लंबी 7516.6 किलोमीटर की, और जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर जितनी लंबी। ओ माय गॉड, वाओ, अमेजिंग है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे आ जाते हैं यहाँ पर। अब India is bounded by the Young-Fold Mountains in the northwest, north and the northeast, and south of about 22° north latitude begins to taper and extends towards Indian Ocean, dividing it into two seas, Arabian Sea on the west, Bay of Bengal in the east. बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया जो है बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। यार ये ना हल्की सी और ज्योग्राफी यहाँ पर आई है। यंग फोल्ड माउंटेन्स किसको बोला गया है? हमारे हिमालयन माउंटेन्स को। तो एज यू ऑल नो कि बच्चों हमारी जो पूरी जगह है यहां से लेके यहां तक, दिस होल एरिया इज सराउंडेड बाय द हिमालयन माउंटेन्स, और उनको यंग फोल्ड माउंटेन्स इसलिए बोला जाता है मैम बिकॉज दे आर वेरी यंग। यस इट इज ट्रू बच्चों। अगर हम लैंडमास के फॉर्मेशन की बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स एज कंपेयर टू द अदर लैंडमास काफी बाद में फॉर्म हुए थे, तो बहुत अभी जवान है वो, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स काफी यंग है एज कंपेयर टू द अदर लैंडमास। ओके, दैट इज वाई इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है, क्योंकि फोल्डिंग से बने थे, प्लेट्स टकराई थी, फोल्डिंग हुई थी, उससे बने थे, एंड काफी बाद में इनकी फॉर्मेशन हुई थी, इसलिए इनको यंग भी बोला जाता है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हम बाउंडेड है ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये पूरी जगह हमारी यंग फोल्ड माउंटेन्स ने घेर रखी है, हमारे हिमालयन माउंटेन्स ने घेर रखी है। ऐसी बात नहीं है बच्चों, हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, बड़ी ठंडी ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा भी करते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट चीज लिखिए, साउथ ऑफ अबाउट 22° नॉर्थ लैटिट्यूड बिगिंस टू टेपर। टेपर होता है कि नैरो होना चालू हो रहा है, एरिया जो है ऐसे पतला हो रहा है। कहां पे? साउथ ऑफ 22° नॉर्थ लैटिट्यूड। बच्चों यहां पे कहीं, यहां पे 22° का लैटिट्यूड है इस साइड पे, इस 22° के लैटिट्यूड के यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी जगह है क्या हो रही है? चौड़ाई में कम होती जा रही है, टेपर होती जा रही है, टेपर होती जा रही है। और ये जो हमारा इंडिया का पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है? मैं आपको वैसे ही बता देती हूं, इसको बोला जाता है पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है अ लैंडमास सराउंडेड by water on three sides। तीन तरफ से जो जमीन का हिस्सा पानी से घिरा हुआ होता है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो कि दिस एंटायर एरिया जो ये टेपर हो रहा है 22° के लैटिट्यूड से नीचे जो है हमारा इंडियन लैंडमास ऐसे ऐसे पतला होता जा रहा है, डाइटिंग पे चला गया है। तो दिस पर्टिकुलर एरिया एक तरीके से क्या है बच्चों? ये टेपर होता जा रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज बाउंड बाय बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, और साउथ में इसके आता है इंडियन ओशन। तो तीन वाटर बॉडी से सराउंडेड है, एंड दैट इज व्हाई दिस एरिया इज अ पेनिनसुलर रीजन, या फिर अ पेनिनसुला बिकॉज ये लैंडमास तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और डाइटिंग पे भी है, दो सीज में डिवाइड हो रहा है, अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और नीचे साउथ में क्या आता है? इंडियन ओशन। उसी के आगे हम लोग चलते हैं, क्या बात हो रही है? लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30°, एंड डिस्पाइट दिस फैक्ट वी फील दैट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट appears to be smaller than the north south extent। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये चीज ना, हमें कभी कभी हम पढ़ते हैं शायद समझ में नहीं आती है, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो बोला जा रहा है कि जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो बराबर है। जैसे यहाँ पे 68° से लेके कितने तक है? 97° तक, अप्रोक्सीमेटली 30° का डिफरेंस है। और यहाँ पर भी 8° से लेकर 37° तक है, तो यहां पर भी 30° का ही अप्रोक्स डिफरेंस है। लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है डिस्पाइट दिस फैक्ट, ऑल्दो बच्चों बराबर डिस्टेंस है, इधर से इधर और इधर से इधर अप्रोक्स बराबर ही है, फिर भी ऐसा लगता है कि जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो कम है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज्यादा है। लेकिन जब आप देखते हो ना मैप को, तो आपको ऐसा लगता है कि नॉर्थ से साउथ ही ज्यादा लंबाई है, यहाँ कम लंबाई है, ऑल्दो इट्स द सेम, बट स्टिल वी फील कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ज्यादा बड़ा है और ईस्ट टू वेस्ट कम है, लेकिन सेम है। ऐसा क्यों लगता है हमको मैम? हमको आंखों का धोखा क्यों होता है? क्या हमें चश्मे की जरूरत है? नहीं बच्चों, इट्स वेरी कॉमन टू फील दिस वे, बिकॉज दिक्कत ये है कि नॉर्थ और साउथ में ना कोई गैप्स नहीं आ रहे, सीधे सीधे आप जा रहे हो इधर तक। लेकिन यहां तक जब आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो,
बीच में बहुत सारे गैप्स आ रहे हैं, ये पतला सा हमारा स्ट्रेच है, आसपास भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जिस वजह से हमें लगता है कि वो एरिया उतना लंबा नहीं है, उतनी लंबाई नहीं है, कम है। ठीक है, तो ये एक बस भ्रम है, ऑल्दो इट्स द सेम, नॉर्थ से साउथ भी उतना ही है जितना ईस्ट टू वेस्ट है। आगे देखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की बात आ गई है। क्या बात है बच्चों, यस, दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसके ऊपर क्वेश्चन आपकी टीचर बनाएगी, और क्योंकि टीचर्स को बहुत मजा आता है इस बात पे क्वेश्चन बनाने में, तो यस, इट्स ओके, विल आंसर इट। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या चीज है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, हमें पता है कि इंडिया के अंदर आप किसी भी हिस्से में टाइम देखोगे तो टाइम घड़ी में बिल्कुल सेम दिखाएगा। केरला में आप बैठे हो, चाहे आप गुजरात में बैठे हो, चाहे आप कश्मीर में बैठे हो, चाहे आप जो है आसाम में बैठे हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में बैठे हो, इंडिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आप अगर टाइम चेक करोगे तो इट विल बी द सेम। ठीक है, कि ओए होए हो गए 9:45, तो हर जगह जो है वही सेम टाइम आपकी घड़ी दिखाएगी। लेकिन क्या आपको पता है बच्चों की टाइम हर जगह सेम होता नहीं है, बट हमारी क्लॉक में टाइम सेम दिखता है। मैम ये कौन सा मैजिक हुआ है, तो चलिए मैं आपको इस मैजिक के बारे में बताती हूँ। बच्चों ये मैजिक हुआ है बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हो ना, ये वाला, रुको इसको हम बनाते हैं, इधर ब्लू कलर से बनाती हूँ, ये देखो ये वाला, ये जो लाइन है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और बच्चों जो इस लाइन पे टाइम होता है, दैट टाइम इज कंसिडर्ड एज द टाइम फॉर द इंटायर कंट्री। मतलब अगर इस लॉन्गिट्यूड में 2 बज रहे हैं तो पूरे भारत में 2 बज रहे हैं, अगर इधर 4 बज रहे हैं तो पूरे भारत देश में 4 बज रहे हैं। ठीक है, क्यों मैम ऐसा, इसी लाइन को सिलेक्ट क्यों करा गया वो भी बताऊंगी, लेकिन टाइम डिफरेंस क्यों होता है वो भी बताऊंगी। चलो, हम सभी को पता है बचपन से ही कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। तो सबसे पहले बच्चों सूर्य उदय जो है वो हमारे ईस्टर्न साइड के लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहाँ थोड़ा सा कट गया है मैप। ठीक है, ईस्ट के लोगों को सबसे पहले सनराइज देखने को मिलेगा, और वो सनराइज यहाँ एक्सट्रीम हमारे गुजरात तक आते आते उसको 2 घंटे लग जाएंगे। मतलब कि वहां पर रोशनी पहले आ जाएगी, वहां पे सुबह 5 बज गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे अभी रात के 3 ही बजे हैं, ये थोड़ा लेट है, वहां सुबह के 5 बज गए हैं। ठीक है, वो आगे है, वही वाली चीज बताई जा रही है। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। हमारी कंट्री के ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का टाइम लैग है। मतलब अगर वहां सुबह के 5 बज रहे हैं तो यहाँ अभी रात के 3 ही बज रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं, सो रहे हैं लोग, वहां 5 बज चुके हैं। इस तरीके का टाइम लैग है। बट बच्चों हम लोग ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर हर जगह पे अलग टाइम हो रहा है, हम अपनी मासी बुआ को कॉल कर रहे हैं, हर जगह कुछ अलग ही टाइम चल रहा है। वी डिड नॉट वांट दैट, दैट इज वाई पूरे इंडिया के अंदर, ताकि ढंग से भाई लोग काम कर सके, हर चीज हो सके, तो हमने टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST होता है, उसको सेम रखने के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट करा द टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड, जो कि हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के थ्रू होकर गुजरता है। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पे टाइम रहता है वही हम लोग लेते हैं फॉर द टाइम ऑफ इंटायर इंडिया। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। अब मैम इसी को सिलेक्ट क्यों करा, क्योंकि यार देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि टाइम लैग कितना है, 2 घंटे का। ये जो लाइन है ना, दिस इज एट इक्वल डिस्टेंस। जैसे अरे जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ओके, ठीक है, सपोज इस तरीके से। अब यार देखो ये वाली जो लाइन है, हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि यहां से भी उतने ही डिस्टेंस पे है, ये यहां से भी इतने ही डिस्टेंस पे, ईस्ट से वेस्ट के बीच में बराबर डिस्टेंस पे लाई करती है। दैट मीन्स ये जो लाइन होगी, अगर यहां सुबह 5 बज रहे हैं तो यहाँ 4 बज रहे हैं और यहाँ 3 बज रहे हैं। बेसिकली दिस लाइज इन द मिड पॉइंट, बिल्कुल मिडल में, बीच में लाई करती है ईस्ट और वेस्ट के। इसी वजह से बच्चों इस लाइन को हमने सिलेक्ट करा, ताकि हम कोई भेदभाव ना करें किसी के साथ, बीच वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने करी। तो टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा बच्चों की इस लॉन्गिट्यूड कहां पर है, ये लॉन्गिट्यूड लोकेशन याद रखना, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे लॉन्गिट्यूड लाई करता है। ये लॉन्गिट्यूड जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के थ्रू पास होता हुआ जाता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जो है वहां के थ्रू जाता है ये। अच्छा, इसका ये भी पॉइंटर आपको याद रखना है। दिस इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द इंटायर कंट्री। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक और बात यहाँ पे बहुत ही खास आ गई है, लेकिन उसको समझने से पहले ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड टाइम को डिपिक्ट करता है। टाइम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से होता है कि इस लॉन्गिट्यूड पे अलग टाइम चल रहा है, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, क्योंकि भाई
सन इधर पहले राइज हो रहा है फिर बाद में इधर आ रहा है, तो लॉन्गिट्यूड्स पे टाइम डिफर करता है। बट बच्चों वहीं पर जो लैटिट्यूड होता है, मैम लैटिट्यूड भी तो कुछ करता होगा। हाँ जी बिल्कुल, लैटिट्यूड के बारे में भी बताते हैं। देखो अब जैसे बच्चों हमारा सपोज ऐसे हार्ट शेप्ड बनाता है, ठीक है, इंडिया, ठीक है, हमारा इक्वेटर इधर है 0 डिग्री और हमारा ये लैटिट्यूड जो है ऐसे करके जा रहे हैं। अब यार होता क्या है, हम लोग ऑब्वियसली जब हमारे यहाँ पे गर्मियां पड़ती हैं तो हम लोग सन के नजदीक होते हैं, और जब ठंड पड़ती है तो हमारा अर्थ सन से दूर होता है। बट एक जगह ऐसी होती है जहां पर बार बार सोलर इंसुलेशन पड़ती पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती पड़ती है, सूरज का फेवरेट एरिया है वो कौन सा, हमारा बेसिकली ये जो अर्थ है इसका बच्चों ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, दिस पर्टिकुलर जोन, तो यहाँ पर ना सनलाइट पड़ती ही पड़ती है, इस जगह पे सबसे ज्यादा पड़ती है इक्वेटर के साइड पे। तो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, इक्वेटोरियल जोन में तो हमेशा सनलाइट पड़ती ही रहेगी, सोलर इंसुलेशन पड़ती रहेगी। तो जो लैटिट्यूड इक्वेटर के पास है वहां पर दिन और रात का टाइमिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, कि मतलब जितना दिन होता है उतनी ही रात होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता। बट जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं, मतलब जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, और ऊपर वाले लैटिट्यूड में ऊपर 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 ऊपर, तो बच्चों होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि गर्मी के टाइम पे तो सोलर इंसुलेशन बढ़िया पड़ेगी उस एरिया में, क्योंकि हम सन के नजदीक हैं, तो हर लैटिट्यूड पे पड़ेगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है। और वहीं पर ठंड के टाइम पे जब हमारा अर्थ दूर है सन से, उस टाइम पे अर्थ दूर नहीं है, मतलब हमारी कंट्री जब दूर है सन से, तो उस टाइम पे विंटर टाइम पे हमारी जो बच्चों ऊपर वाले लैटिट्यूड्स होंगे, यहां रातें लंबी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली सिनेरियो क्या है कि जितना ज्यादा आप इक्वेटर से दूर जाते रहोगे, वहां पर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट आपको देखने को मिलेगा। गर्मी के टाइम पे दिन लंबे रातें छोटी, ठंड के टाइम पे रातें लंबी दिन छोटे देखने को मिलता है कि नहीं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लद्दाख साइड रहते हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये चीज हमको फील होती है, हमें पता है कि यार दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। पर ऐसा क्यों होता है ये आज हमें पता चल गया। तो लैटिट्यूड इस चीज को अफेक्ट करता है। और अगर आप केरला वगैरह में रहते हो तो आपको पूरे टाइम सालों साल आपको वैसे ही देखने को मिलता है कि जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इस एरिया में सोलर इंसुलेशन रिसीव होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा नहीं, होती ही रहती है, ठीक है, वो वाली बात है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड होता है दैट अफेक्ट्स द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जो समय होता है दिन और रात का उसको अफेक्ट करता है। ठंड के टाइम पे जितना ऊपर लैटिट्यूड, जितना ज्यादा इक्वेटर से दूर लैटिट्यूड, वहां पे ठंड के टाइम पे रातें लंबी दिन छोटे, और गर्मी के टाइम पे दिन बड़े और रातें छोटी, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड की। इंडिया एंड द वर्ल्ड यानी कि इंडिया वर्ल्ड में कहां पर लोकेटेड है, इंडिया को क्या सिग्निफिकेंस मिलता है वर्ल्ड में इस जगह पे लोकेटेड होने का। तो लेट्स ऑल्सो लुक एट दैट। इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है एक सेंट्रली लोकेटेड कंट्री है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। बच्चों हम कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, हम एशिया में आते हैं, ये पूरा है एशिया, उसमें ऐसे इंडिया है, ठीक है, ये क्या, ठीक है, इस तरीके से इंडिया है। तो एशिया का एक तरीके से जो पार्ट साउथ में प्रोट्रूड कर रहा है, घुस रहा है, वो है इंडिया। हम लोग देखते हैं कि ईस्ट और वेस्ट एशिया, यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया, उसके बीच में इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है, साउथवर्ड एक्सटेंशन है। तो दक्षिणी तरफ जो एशिया एक्सटेंड कर रहा है दैट इज इंडिया, बेसिकली एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन, साउथ में इंडिया पाया जाता है तो साउथवर्ड एक्सटेंशन माना जाता है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। हम लोग देखते हैं बच्चों इंडिया के इधर वेस्ट कोस्ट से, ठीक है, वेस्टर्न साइड से हम लोग यूरोप जैसी कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और ईस्ट एशिया के साथ हम ईस्टर्न साइड से कनेक्ट कर पाते हैं। इस तरीके से हमारा जो कनेक्शन है वो मजबूत है, वो बना हुआ है। हमारे वेस्टर्न साइड कोस्ट से हम इस साइड की कंट्रीज तक पहुंच रहे हैं और ईस्टर्न साइड कोस्ट से इस साइड की कंट्रीज तक पहुंच पा रहे हैं, ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। आगे देखिए, यहां पर एक सवाल अगेन बनता है, यही बता रही हूं कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उस पर एक सवाल बनता है ज्यादातर, या फिर ये सवाल बनता है जो मैंने लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो इसको। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस व्हाई। बच्चों ये जो इंडिया है, इंडियन ओशन के बिल्कुल सर पे बैठा है इंडिया, तो इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, इंडियन ओशन के बिल्कुल ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है। व्हाई इज इट कंसिडर्ड दैट इंपॉर्टेंट, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो
डेक्कन पेनिनसुला, हमारा जो डेक्कन पेनिनसुला है बच्चों, अभी अभी बताया था पेनिनसुला क्या होता है, जो हिस्सा तीन तरफ पानी से घिरा हो। डेक्कन मतलब साउथ, साउथ का पेनिनसुलर रीजन, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो डेक्कन पेनिनसुला है प्रोट्रूड्स, प्रोट्रूड्स मतलब घुस रहा है, कहां पे, इंडियन ओशन में प्रोट्रूड कर रहा है, वहां पर जगह बना रहा है। दस helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast। तो वेस्टर्न कोस्ट से हम लोग अफ्रीका और हमारा एक तरीके से वेस्ट एशिया, यूरोप, इधर सुएज कनाल वगैरह की वजह से हम लोग एक बहुत अच्छा जो है एक तरीके से कनेक्शन बना पाते हैं। एंड साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ से ईस्टर्न कोस्ट द्वारा, तो साउथ ईस्ट एशिया से ईस्टर्न साइड से कनेक्शन बना लेते हैं, वेल कनेक्टेड है हम। नो अदर कंट्री has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean over it। अब काफी लोगों को जो है ना यहाँ पे जेलसी हो गई कि भाई इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन कैसे आपने रख दिया, लेकिन बच्चों इसके पीछे लॉजिक है। किसी भी दूसरे देश की इतनी लंबी कोस्टलाइन इंडियन ओशन में एग्जिस्ट नहीं करती जितनी इंडिया की एग्जिस्ट करती है। तो भाई नाम रखेंगे हम, इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर रखा हुआ है इस वजह से, बिकॉज इंडिया की जितनी लंबी कोस्टलाइन इंडियन ओशन में एग्जिस्ट करती है किसी और कंट्री की नहीं एग्जिस्ट करती। दैट इज वाई, दिस इज हाउ वी हैव जस्टिफाइड योर ऑनर, कि हमने जो है इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन का ही नाम रख दिया है। चलिए, तो यहां पे बच्चों आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। सेंट्रल लोकेशन इंडिया की बात करी जा रही है कि एशिया में इंडिया एक सेंट्रल लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहा है, वेस्ट और ईस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में इंडिया आता है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखो इंडिया अपने वेस्ट कोस्ट से, हमने देखा अफ्रीका, वेस्ट एशिया, यूरोप से कनेक्ट कर पा रहा है, क्लोज कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर पा रहा है, और साउथ ईस्ट एशिया से हमारे ईस्टर्न कोस्ट से हम क्लोज कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। उसी के साथ इंडियन ओशन में किसी और देश की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया की है, इसलिए जो है इतना सेंट्रल लोकेशन है, नाम भी रख दिया है। वाओ अमेजिंग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहां पे बात हो रही है India's relationships through the land routes are much older than her maritime contacts। मतलब कि बच्चों हम लोग दूसरे देशों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो लैंड रूट्स के थ्रू बहुत पुराना है। जमीनी रास्तों के थ्रू जब लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माउंटेन पासेस से निकल लेते थे, इधर से उधर पहुंच जाते थे, तो दैट इज लाइक मच अर्लियर दैन द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। ये बोट शिप और ये सब समुद्री रास्ते तो बाद में हमने जो है इनका इस्तेमाल करना चालू करा, लेकिन उससे भी पहले से ही लैंड रूट्स के थ्रू हमने क्लोज कॉन्टैक्ट कंट्रीज के साथ एस्टैब्लिश करके रखा था। साथ ही में वेरियस पासेस, इतने सारे पासेस है माउंटेन्स के अंदर, उससे जो है पैसेजेस मिले हैं, रास्ता मिला है एंशिएंट ट्रैवलर्स को, व्हाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओशन के थ्रू जाना है तो भाई उसके लिए फिर बोट बनानी है, शिप बनानी है, वो सब तो बड़ी आगे की बात हो गई, लेकिन उससे पहले से ही बच्चों हमारे माउंटेन पासेस के थ्रू हमारे जो एंशिएंट ट्रैवलर्स थे, जिनको ट्रैवलिंग का शौक था, इधर से उधर जाके व्यापार करना था, तीर्थ यात्रा करनी थी, जो भी करना था, ठीक है, तो उनको रास्ते किसने दिए हैं, हमारे पहाड़ों ने दिए हैं, माउंटेन पासेस ने दिए हैं। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। आज लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, लोग कितने पहले से ट्रैकिंग कर रहे हैं, आज वो फैशन बन गया है, लेकिन लोग तब से जो है बच्चों उसके थ्रू जाते थे, आते थे, तो वाली चीज है। इन सभी रास्तों ने कंट्रीब्यूट करा है कि बहुत सारे जो लोग इंडिया से दूसरे देशों में गए, दूसरे देशों से इंडिया में आए, उन्होंने अपने ख्यालात, आइडियाज एक्सचेंज करे, सामान, कमोडिटीज को एक्सचेंज करा, एंड इंडिया के बारे में जानकारी बाहरी दुनिया को मिली, बाहरी दुनिया की जानकारी इंडिया को मिली, तो उसका एक इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चों हमारी जो बहुत ही हम बोल सकते हैं सीक्रेट बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, या फिर जो हमारा न्यूमरल्स है, न्यूमेरिकल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, ये सारी चीजें दुनिया भर तक तभी पहुंच पाई जब लोग ये आइडियाज अपने साथ लेकर गए, ये किताबें, ये कहानियां अपने साथ जब लोग लेकर गए, दूसरे लोगों को बताई, तो ये चीजें पहुंच पाई। उसी के साथ हमारे स्पाइसेस यानी कि हमारे मसाले, मसलिन का जो कपड़ा होता है, कॉटन का एक टाइप होता है मसलिन, एंड अदर मर्केंडाइज, और बाकी जो भी सामान है वो भी बच्चों इंडिया से दूसरे देशों तक लेके गए थे हम लोग, तो वहां पे उन चीजों को लोग इस्तेमाल करने लगे। उसी के साथ अब ये नहीं है कि सब इंडिया से ही जा रहा है दूसरे देशों में, दूसरे देश के लोग भी तो कुछ लेकर आए होंगे, तो वाली चीज है बच्चों। ऑन दी अदर हैंड जो ग्रीक स्कल्पचर है, इस तरीके का जो स्कल्पचर, ऐसी मूर्त बनती है ग्रीक स्कल्पचर, इसकी इन्फ्लुएंस इंडिया में देखने को मिलती है। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द डोम, तो इस तरीके से जो डोम बनाते हैं हम लोग, है ना, ऐसे, तो ये जो डोम का आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ऐसे ऐसे करके जो डोम्स बनती हैं, जो मीनारें बनती हैं, जैसे कुतुब मीनार वगैरह, ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, ये सारे वेस्ट एशिया से आए थे, तो वहां पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था, फिर वो इंडिया में भी बनने लगा, तो दिस इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट एशिया। ये सब चीजें देखी जाती है हमारे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में, ये सारी जो इन्फ्लुएंस है हमारी कंट्री के डिफरेंट हिस्सों में पाई जाती है।
आगे चलते हैं बच्चों, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर यार कुछ तो हमारे ऐसे नेबर्स हैं जो हम जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेबर्स हैं जो काफी ज्यादा हंगामा मचाते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट यार पड़ोसी तो पड़ोसी है, चाहे वो हंगामा मचाता है या फिर वो शांत रहता है। जरा देख लेते हैं इंडिया और उसके नेबर्स को। इंडिया बच्चों साउथ एशिया में, एशिया के सदर्न पार्ट में आती है, और साउथ एशिया में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, जैसे कि अभी तक हमने देख ही लिया है। इंडिया अपने लैंड बाउंड्रीज शेयर कर रही है किस किस के साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ इन द नॉर्थ वेस्ट। आप लोग देख सकते हो ये नॉर्थ होता है और ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है। अब मैम अफगानिस्तान के साथ कहां है बॉर्डर? तो यार ये छोटू सा दिख रहा है इधर, हाँ तो ये वाला एरिया, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्टर्न नेबर्स हैं। उसके बाद नॉर्थ में बात करें, चाइना, नेपाल, भूटान, ये हमारे नॉर्दर्न नेबर्स हैं। इस साइड में चाइना, नेपाल, भूटान, ये सारे हमारे नॉर्थ में नेबर्स हैं। ये रहे चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ठीक है। उसके बाद यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार हमारे ईस्टर्न नेबर्स हैं। ये तो आपको मैप देख के पता चल ही रहा है। उसी के साथ बच्चों हमारे कुछ सदर्न नेबर्स हैं। हमारे दक्षिणी हिस्से में भी कुछ पड़ोसी हैं। यहाँ पर एक श्रीलंका हमारी कंट्री है। उसी के साथ हम लोग देख रहे हैं दो आइलैंड कंट्रीज भी हैं, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स यहाँ दिख नहीं रहा है, शायद थोड़ा सा नीचे और है। हाँ तो यहाँ पर माहे, माहे तो यहाँ लिखा है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे श्रीलंका और मालदीव्स दो हमारी सदर्न नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो कि बेसिकली आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है। दीज आर आवर सदर्न नेबर्स। साथ ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर श्रीलंका का, हम बताते हैं कि श्रीलंका और इंडिया सेपरेटेड हैं बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो यार यहाँ पे ना एक बहुत देखो छोटा सा गैप जो है ना, नैरो चैनल ऑफ सी, जब एक नैरो चैनल ऑफ सी होता है जो दो बड़े समुद्रों को ज्वाइन कर रहा है, तो वो होता है स्ट्रेट। तो ये पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो गल्फ होता है, गल्फ, गल्फ क्या होता है? इट इज द टोटल ऑपोजिट ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता था? जमीन जो तीन तरफ पानी से घिरी है। गल्फ होता है जो पानी तीन तरफ जमीन से घिरा है। जैसे ये पानी है, ये पानी है, और ये तीन तरफ जमीन से घिरा है, वो होता है गल्फ। पानी जब तीन तरफ जमीन से घिरा होता है वो गल्फ होता है, और हमारा पेनिनसुला होता है जमीन जो तीन तरफ पानी से घिरी होती है, उसको उल्टा पुल्टा कर दो, ठीक है। पेनिनसुला का उल्टा है गल्फ, ओके। तो गल्फ ऑफ मन्नार और ये जो स्ट्रेट है, ये जो बीच में ऐसे छोटा सा एक नैरो एक तरीके से यहाँ पे आपको चैनल दिख रहा है पानी का, जो कि दो बड़े समुद्रों को ज्वाइन कर रहा है, उससे और गल्फ से हमारा श्रीलंका और इंडिया सेपरेटेड है। इतनी सी ही बात है बच्चों। मालदीव्स आइलैंड सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स भी पाया जाता है, और ये हमारे दो नेबर्स हैं, सदर्न नेबर्स, आइलैंड कंट्रीज, जो कि हमारे इंडिया के साउथ में पाई जाती हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ओके। तो इसी के साथ हमारा बच्चों ये जो चैप्टर है ये हो गया है ओवर यानी कि फिनिश। एंड आज की इस क्लास में आई होप कि आप सभी बच्चों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो शायद अभी तक हल्के से ट्रिकी लग रहे थे वो समझ में आ गए होंगे। बाकी ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, इसको रिवाइज कीजिएगा, एंड आई विल सी यू next time in the next class with a new chapter. तब तक के लिए take care and bye bye. Thank you so much guys. Take care.